नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भ्रष्टाचार निवारण कानून की बात करेंगे और जानकारी देंगे। भ्रष्टाचार आज कानून व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक समस्या बन चुका है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ 3 से 7 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान भी करता है। संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे में लाया गया है और इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रिश्वत देने वालों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा और जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है। कानून के तहत रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। तो ये तो थी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी जानकारी। आज भ्रष्टाचार के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में उदित जी आपका। उदित जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। भ्रष्टाचार निवारण कानून पर जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के तहत जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी सहायता या कानूनी सहायता ले सकते हैं और इससे जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। और इंडिया लीगल ऐप हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 8377009645। इस पर भी आप कॉल करके कोई भी अगर आपको मुफ्त कानूनी सलाह की जरूरत है तो इस पर भी आप कॉल करना ना भूलें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उदित जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का मकसद क्या था। देखिए जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसे कि नाम खुद सजेस्ट करता है, जो करप्शन को प्रिवेंट करे उसके लिए जो कानून है उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाते हैं कहते हैं। जो देखिए जी क्या होता है, करप्शन एक ऐसी है चीज जिसको प्रिवेंट करना एक जरूरी है। तो उसके लिए एक कानून ऐसा है जो एक नियमित कानून है, जो स्पेशल लेजिस्लेशन है, जो स्पेशल कानून है जिससे करप्शन प्रिवेंट हो, ताकि करप्शन एक तो बढ़े ना और करप्शन अगर हो रही है तो प्रिवेंट हो। उसके लिए स्पेशल एक्ट जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ इस एक्ट का। ये देखिए, जो हमारे कंट्री में जो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए सजा है वो इंडियन पीनल कोड डिफाइन करती है। जो सजा कितनी है, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो इंडियन पीनल कोड डिफाइन करती है। ब्राइबरी और करप्शन की भी इंडियन पीनल कोड में प्रोविजंस हैं। लेकिन 1947 में ये हुआ कि करप्शन और ब्राइबरी के लिए एक एक्ट ऐसा जरूरी है जो स्पेशली एक करप्शन और ब्राइबरी से ही डील करे। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में पहली बार लाया गया। इसके बाद दो बारी 1952 में और 1964 में ये अमेंड हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो लॉ था, इसका जो प्रोविजन था वो अप टू डेट नहीं था, क्योंकि टाइम के साथ इसको चेंज करना जरूरी था। तो 1988 में एक बिल पास हुआ लेजिस्लेचर के थ्रू, जिसमें ये वाली जो करप्शन और ब्राइबरी के ऑफेंसेस हैं इसको स्ट्रिंजेंट करा और इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए वो एक्ट लाया गया 1988 में। उसके प्रोविजंस आए, उसमें सारे प्रोसीजर्स गए, कैसे होगा, कौन करेगा, वो सब लाया गया। तो एक जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन है उसको डील करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू हुआ। ये टाइम के साथ चेंज हुआ, टाइम के साथ इसको बढ़ाया गया और इसमें बार बार अमेंडमेंट्स आए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसमें चेंजेस लाने की वजह से इसमें अमेंडमेंट आ गए।
करप्शन एक्ट 2018 में जैसा आपने बताया है कि अमेंड किया गया है और इस अमेंडमेंट में काफी बदलाव हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि जो बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव लाए गए। देखिए जी, मैंने जैसे अभी आपके कार्यक्रम में बताया कि ये एक्ट को बार बार इसमें बदलाव लाए गए ताकि ये अप टू डेट किए जाए जी। जैसे ये टाइम के साथ बदलाव लाना जरूरी है चीजों में, वैसे ही इस एक्ट में करप्शन को रोकने के लिए इस एक्ट में बदलाव लाना जरूरी है। तो इसमें कुछ जो बहुत सारे बदलाव लाए गए, एक तो इसमें पब्लिक सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन बढ़ाई गई, इसमें पेनल्टीज बढ़ाई गई, इसमें जो ब्राइब्स देते हैं उनपे सजा बनाई गई, जो गाइडलाइंस थी वो लाई गई, और जो इसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट है वो भी इसमें लागू हुआ, और जो अनड्यू एडवांटेज है जैसे जो ग्रेटिफिकेशन के लिए तरीके से काम होता है वो भी इसमें लाया गया। तो ये सब चीजें इसमें स्कोप जो एक्सपेंड करा जी वो 2018 के अमेंडमेंट में करा। एक चीज मैं आपके दर्शकों को यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लागू करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक, जिसपे इल्जाम लग रहा है वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और वो पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज करना चाहिए जी। अब ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों को कि पब्लिक फंक्शंस कौन डिस्चार्ज करता है, पब्लिक ड्यूटी क्या होती है। देखिए जी, पब्लिक फंक्शंस वो डिस्चार्ज करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के या तो पेरोल पे हो या उनके एम्प्लॉय हो, या किसी लोकल अथॉरिटी के पेरोल पे हो या उनके एम्प्लॉय हो, या किसी लोकल कॉर्पोरेशन के पेरोल पे हो या उनके एम्प्लॉय हो, या कोई ऐसा आर्बिट्रेटर हो, जजेस हो, या कोई ऐसी ऑफिस मतलब ऐसी वो पोजीशन पे है जिसमें वो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, या वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हो जिसमें वो पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं एज पब्लिक सर्वेंट, तो उनपे ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू हो सकता है। अब ये आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि पब्लिक ड्यूटी क्या होती है। पब्लिक ड्यूटी वो होती है जो किसी स्टेट के लिए या पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए डिस्चार्ज की जाए, उसको हम पब्लिक ड्यूटी कहते हैं। तो दो चीजें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो जरूरी है उसको लागू करने से पहले वो ये है कि एक, जिसपे इल्जाम लग रहा है या जो बंदा है वो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और वो अपने जो डिस्चार्ज कर रहा है वो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज। दोनों की डेफिनेशन मैंने कानूनी तौर पे सिंप्लीफाई करके आपके दर्शकों को समझा दी कि ये कानूनी ये जो डेफिनेशन है ये कैसे लागू होती है और क्या क्या इंक्लूड करती है। जी जी बिल्कुल उदित जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से समझाया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोक सेवक को घूस देने से संबंधित अपराध क्या क्या हैं और इसमें सजा कितनी है। देखिए जी, 2018 के अमेंडमेंट में जैसे अभी मैंने आपको बताया, घूस देना भी एक पाप मतलब गलत ऑफेंस, एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है। उसमें या तो आप पब्लिक सर्वेंट को गलत काम करने के लिए या फिर उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाए इस गलत काम के लिए, अगर आप कोई भी ब्राइब ऑफर करते हैं तो वो सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। वो पनिशेबल ऑफेंस अगर ये प्रूफ साबित हो जाता है कोर्ट में कि ये चीजें दी गई, यानी आपने पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस किया गलत काम करने के लिए और या आपने उसको रिवॉर्ड दिया, तो वो 7 साल की सजा के लिए प्रूव होने के बाद उसके तहत वो सजा मिल सकती है। जी, यहाँ पे सरकारी सेवक को क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए कब या किन हालातों में सजा दी जा सकती है, इस कानून के द्वारा किस किस अपराधों की सजा दी जा सकती है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए जी, सेक्शन 13 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट से डील करता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने पास या तो कोई जो प्रॉपर्टी हो जो उसके जो पावर में उसके पास हो, उसको वो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली उसको मिस अप्रोप्रिएट करता है, तो उस तरीके से वो एक ऑफेंस करता है। या वो कोई इलिसिट वेल्थ, यानी वो अपनी इनकम से जो नॉन इनकम है उसकी, उससे ज्यादा वेल्थ अमास करता है, तो उसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहते हैं। और इस सेक्शन के तहत यानी सेक्शन 13 के तहत जो सजा बताई गई है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो अपनी जब वो उसकी वो ड्यूटी पे था, पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, तो उसके तहत अगर वो कोई ऐसा काम किया है उसने जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को उसने मिसयूज किया है या फिर कोई जो वेल्थ है उसकी नॉन इनकम से ज्यादा हुई है, तो उसके लिए जो उसको सजा दी जाएगी वो 4 साल से 10 साल के बीच में होगी। जी,
बिल्कुल उदित जी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कैसे और कहाँ शिकायत उसके लिए करनी चाहिए? देखिए जी, जो ये वाला एक्ट है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि एक स्पेशल जज अपॉइंट होगा जी। वो स्पेशल जज जो इसमें ऑफेंसेस हैं वो उसको डील करेगा, या तो ऑफेंस करने के लिए या उसको अबेट करने के लिए या फिर उसको एक कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ये ऑफेंस होगा। उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा स्पेशल जज, जो स्पेशल जज इनके ये ट्रायल्स करेगा। वो स्पेशल जज के आगे अगर कंप्लेंट डाली जाएगी और वो सारे एविडेंसेस पेश किए जाएंगे कि जिसके हिसाब से ये दिखेगा कि हाँ ये ब्राइबरी और करप्शन हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट ने एक मिसकंडक्ट किया है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई जो पब्लिक सर्वेंट है उसको वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ एम्प्लॉयड है वहां से रिकमेंडेशन या डिसीजन अगर ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने ली है जिससे ये दिखाया जाता है कि उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, तो वो सैंक्शन लेना पड़ेगा उस अथॉरिटी से जहां पर वो एम्प्लॉयड है। तो जैसे कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयड है तो स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो यूनियन के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयड है तो वहां से सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो कोई रिकमेंडेशन, डिसीजन, कोई ऐसी चीज जो ये दिखाती है कि इसने पब्लिक सर्वेंट ने कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, तो इस एक्ट के अंदर सैंक्शन लेकर स्पेशल जज के पास ये कंप्लेंट होके उसमें एविडेंसेस होंगे, उसके बाद इसकी प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा। जी बिल्कुल उदित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि रिश्वत मांगने के लिए एविडेंसेस की भी जरूरत है क्योंकि आरोप सिद्ध करना पड़ेगा कि रिश्वत मांगी गई है। ऐसे में किस तरह के सबूत की जरूरत पड़ती है ये सिद्ध करने के लिए? देखिए जी, हम जब ट्रायल कर रहे हैं, क्रिमिनल या सिविल ट्रायल कुछ भी करते हैं, तो उसमें सबूत होते हैं उस केस को प्रूव करने जी। जैसे सिविल में कोई रिकवरी का केस हो तो उसके लिए जो आपने ईमेल एक्सचेंज किया है, एसएमएस एक्सचेंज किया है या कुछ ऐसी, तो उससे साबित होता है। क्रिमिनल ऑफेंस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, आई विटनेसेस हो गए, इन सब चीजों से ये साबित होता है कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। सिमिलरली इस वाले एक्ट के अंदर अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने कुछ ऐसा काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, जिसकी वजह से उसने गलत काम किया है या उसने कुछ रिश्वत ली है, तो उसके जो एविडेंसेस हैं वो ही होंगे जो सिविल और क्रिमिनल ट्रायल में चलेंगे। जैसे कुछ एक्सचेंज हो, कोई नॉन इन्फॉर्मेशन हो कि उसके पास ज्यादा वेल्थ है, या कुछ ऐसी चीजें हो जो वो दिखा सकते हैं कि हाँ ये जो ऑफेंस हुए हैं, ये जो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करा है वो इम्प्रॉपर तरीके से किया है, तो वो प्रूफ सर्कमस्टेंशियल या आई विटनेस के थ्रू ये दिखाने के लिए कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब पब्लिक सर्वेंट ने डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी किया है। जी, कानून से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमारे साथ लगातार, हमारे कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं उदित गुप्ता जी, उनसे जुड़कर इस विषय पर आप जानकारी पा सकते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपने सवालों का जवाब लीजिए। उदित जी, अगर कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई हो रही है तो क्या उसे निलंबित किया जाता है? ये तो बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर करप्शन की एलिगेशन हो तो सस्पेंड ही होगा। देखिए जी, सस्पेंड हो भी सकता है और नहीं भी, या ट्रांसफर भी हो सकता है। ये तो डिपार्टमेंट पे है, क्या एलिगेशंस हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीजें, ये हर चीज को एक मद्देनजर करके दी जाती है। पहला जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, पहला जब एलिगेशन आता है तो सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट ये नहीं है कि सस्पेंड ही होगा। और देखिए जी, अगेन पॉइंट ये है कि ये चीजें प्रूव करना जरूरी है। सिर्फ एलिगेशन से कोई सस्पेंड और ये होना मुश्किल है, क्योंकि एक एलिगेशन एक बड़ी स्ट्रेट चीज है कि एलिगेशन आपने लगा दी और इसके थ्रू प्रूव हो जाए, तो ये प्रूव करना जरूरी है। जैसे अभी इससे पहले का सवाल आपका था कि कैसे प्रूव होता है, तो ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद एविडेंसेस होंगे, सब चीजें होंगी, तो एक सस्पेंड करना दूसरे बंदे को, एक उसके लिए एडवर्सिटी भी है, तो वो सब चीजें अपने एक उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, हर चीज देख के फिर मद्देनजर करते हुए फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। जी उदित जी, एक सवाल और है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसका रिटायरमेंट हो गया है और रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भ्रष्टाचार से संबंधित जांच उस पर बैठाई जाती है तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? क्या पुलिस को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? क्या कुछ होता है?
देखिए जी, जैसे मैंने अभी आपके कार्यक्रम में बताया, दो चीजें बहुत जरूरी। या तो एक जो जिसपे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, दूसरा वो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करना चाहिए जी। तो अगर तो ये एलिगेशंस उस टाइम की हैं जब वो पब्लिक सर्वेंट था, या ये उस टाइम की है जब वो रिटायर हो गया और उसके बाद कुछ ऐसा है, तो वो चीजें देखने के बाद ही तय होगा कि ये क्या चीजें इसमें एक्शन होगा। अगर तो ये पब्लिक सर्वेंट जब था उस टाइम की है तो उसका प्रोसीजर अलग होगा, और अगर वो रिटायर हो गया तो उसका क्या है। ऐसा भी होता है जी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद भी आप गवर्नमेंट की पेरोल पे होंगे, जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट के लिए कोई जॉब कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, या कोई ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट जिसके लिए आपको पे कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। लेकिन एसेंशियल चीज देखिए जी, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपार्ट फ्रॉम बीइंग पब्लिक सर्वेंट, इज दैट ही शुड बी डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटी। मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट का काम करना चाहिए उसको, यानी कि कम्युनिटी, स्टेट, पब्लिक एट लार्ज वो काम कर रहे होंगे, तब जाके ये चीजें मैटर करती हैं। जी उदित जी, रिश्वत देना भी एक जुर्म माना जाए क्या? इसके लिए भी कोई सजा हो सकती है? देखिए जी, मैंने अभी बताया सेक्शन 8 के तहत अब क्या हो गया है कि सिर्फ रिश्वत लेना ही जुर्म नहीं है, रिश्वत देना या ऑफर करना वो भी जुर्म हो गया है जी। अब रिश्वत देने के लिए भी क्या है कि जो आप पब्लिक सर्वेंट को कह रहे हो करना, या तो आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो गलत काम करे, या फिर उस इंड्यूस करने के लिए जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो आप ऑफर करें। तो ये सिर्फ ब्राइब लेने की सजा नहीं है, ये ब्राइब देने की भी सजा हो गई है। और उस ब्राइब देने की सजा की, जैसे मैंने बताया, जब ट्रायल चलेगा सब चीजें से होंगी, तो उसकी सजा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लिखी गई है 7 साल है जी। और एक चीज और मैं आपके कार्यक्रम में बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के फायदे के लिए, कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स के सिवाय भी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐड कर दिया है कि वो अपना बिजनेस या तो रिटेन करने के लिए या कुछ ऐसा बिजनेस के फेवर्स लेने के लिए, अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत काम करने के लिए रिवॉर्ड करते हैं या इम्प्रॉपर डिस्चार्ज करने के लिए पब्लिक फंक्शंस इंड्यूस करते हैं, तो वैसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी इस एक्ट के तहत उस दायरे में ही आती है कि वो उनको ऑफरिंग ऑफ ब्राइब में कवर किया जाता। जी उदित जी, क्या वाणिज्यिक संगठनों पर भी इस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत है, खास तौर पर तब जब कोई संगठन से जुड़ा व्यक्ति लोक सेवक को कोई अनुचित लाभ देने का वादा कर देता है? देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसको कोई इम्प्रॉपर पब्लिक फंक्शंस करने के लिए या कुछ ऐसा काम करने के लिए जो उसको अगर ढंग से अपनी पब्लिक ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करने के लिए रोक रहा है या इंड्यूस कर रहा है, वो सब चीजें इस एक्ट में आई जाती हैं। तो जब वो पब्लिक सर्वेंट को गलत तरीके से काम करने के लिए रिवॉर्ड या इंड्यूसमेंट किया जाएगा, वो सब इस एक्ट में कवर हो। जी उदित जी, क्या निजी बैंकों के कर्मचारी भी इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं? देखिए जी, मैं आपको अब इसका सवाल का जवाब फिर से वही बताऊंगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, यानी जो कम्युनिटी एट लार्ज, स्टेट एट लार्ज एंड पब्लिक एट लार्ज के लिए सेवा कर रहा है, वो सब इस जी बिल्कुल इसके अंतर्गत आते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इंडियन पिनल कोड में भी ये ऑफेंस जो बैंक है उसमें भी है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी आते हैं जी। तो जो भी जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, वो इस एक्ट के तहत कवर हो सकता है। ठीक है उदित जी, आरोपी की संपत्ति अटैच करने पर क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए जी, पहले तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए ये देखा जाएगा पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी है। फिर उसका ये देखा जाएगा कि जो उसका जो वेल्थ है वो उसकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा है। अगर वो सब साबित होगा तो वो जो उसकी वेल्थ है जो अब उसकी इनकम से ऊपर है, उसमें ये साबित होगा कि ये जो वेल्थ है वो इलिसिट तरीके से कमाई गई है, तो उसको अटैच किया जाएगा। तो अटैच करने का प्रोसीजर एक टोटली अलग प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना जरूरी होगा, बट उससे पहले ये सब चीजें प्रूव करना जरूरी होगा जो मैंने अभी आपके कार्यक्रम में बताया। जी बिल्कुल। उदित जी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या FCRA के उल्लंघन से जो मामले बनते हैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे।
देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जो आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं कि गलत तरीके से फॉरेन से पैसा आना, वो फॉरेन से जो पैसा आएगा वो एक तरीके से चैनल से आना, वो फॉरेन से जो पैसा है वो तरीके के लिए यूज होना जिस तरीके के लिए वो आया है, उसकी आने से लेकर जाने तक की यूज के लिए सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन से पूरी तरीके से प्रूव हो, उस चीज के लिए एक रेगुलेशन है, एक्ट है। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन गलत तरीके से यूज नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से आनी नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर सोर्स होना चाहिए और प्रॉपर वजह से आनी चाहिए। ये सब चीजें के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है और ये एक अपना एक स्टैट्यूट है और एक ये अपना अलग एक्ट है जिसके तहत बहुत सारी चीजें और जी जी बिल्कुल। उदित जी, एक आखिरी सवाल का जवाब और चाहेंगे कि नए भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत सेक्सुअल फेवर की मांग करना और उसे स्वीकार करने को रिश्वत माना जा सकता है, इसके लिए 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, इसके बारे में भी बता दीजिए। अगेन वही सारी कहानी है जी, ये सब चीजें ठीक है, ये एक जरूर एक ब्राइब की तरह देखा जा रहा है, किसी तरह के भी ब्राइब, ठीक है, पैसे की हो ना हो, कोई और तरीके से हो, वो सब काफी कुछ इसमें अब कवर है। लेकिन बात यह है, सारी चीजों के लिए सिर्फ एलिगेशंस पे कुछ नहीं होता, एलिगेशंस पे जरूर केस बनता है लेकिन उसको प्रूव भी करना पड़ता है। क्या होता है, मैं इसका एक एडवांटेज भी बताना चाहूंगा इस एक्ट को स्ट्रिंजेंट करने का। देखिए जी, एलिगेशन सही भी हो सकती हैं, एलिगेशन गलत भी हो सकती हैं। सही के लिए भी ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है और गलत के लिए भी ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि हर चीज को प्रूव करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आज की डेट में वो एलिगेशन जो लगाई जा रही है वो सही है तो भी उसके लिए एक ट्रायल है, एक प्रोसीजर है, और अगर वो एलिगेशन गलत है तो उसके लिए भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिगेशंस पे एक जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाई है वो ही विल बी हेल्ड गिल्टी। एक प्रॉपर सिस्टम है, एक सिस्टम इन प्लेस है, उसको फॉलो करना हर चीज के लिए जरूरी है। तो आज की डेट में हाँ, ये एक्ट जरूर बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, इन सब चीजों को फॉलो करना जरूरी है। बट इससे एक जो गलत एलिगेशंस भी लगती हैं वो भी इसके थ्रू अगर तहत लगती हैं तो ये सेफ गार्ड इतना करता है कि वो सीधा करप्शन के एलिगेशंस पे उसको प्रूव नहीं हो जाता कि वो गलत है। उसको प्रूव करने के लिए सारा एक सिस्टम इन प्लेस है जिसको फॉलो करना। जी बिल्कुल उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बेहतर जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने फैसला वापस लिया, एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे पवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, मेरे फैसले से कार्यकर्ताओं में असंतोष था। शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है और शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे पवार, ये पूरी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। शरद पवार का कहना है कि कार्यकर्ताओं में मेरे फैसले की वजह से नाराजगी दिख रही थी, मेरे फैसले से कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं असंतोष नजर आ रहा था, जिस वजह से उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा है। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया था। Your 15 years support has been a real inspiration for me. I will be forever grateful to you who have stood by me during successes and all the challenges of my life. I reiterate that I accept to continue the responsibility as the party president. Thank you.
चोवीसची निवडणूक ज्याबाबत सगळ्यांनी आपल्याला विनंती केली होती की लोकसभा विधानसभा निवडणूक महत्वाची आहे, विशेषतः विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाची साधारणतः 3 मुद्दे होते. एक तर एकत्र देशाचं स्थिती आहे त्या पार्श्वभूमीवर सर्व विषयांनी लोकांना एकत्रित करण्याची प्रक्रिया हे अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याच्यामध्ये व्यक्तिशांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांची सगळं त्याचे संबंध असल्यामुळं या कामात लक्ष देण्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे असं अनेक सरकारांनी विशेषतः अन्य राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी मत व्यक्त केली. त्याच्यामध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी असतील, त्याच्यामध्ये काँग्रेस पार्टीचे तो शरद पवार के फैसले को लेकर अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया है. अब वो एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे. उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है कि उनके फैसले से कार्यकर्ताओं में असंतोष था, इसी वजह से उन्होंने ये फैसला वापस लिया है.